वेलकम टू ट्यूशन टीचर। हम आज स्टार्ट करेंगे टर्किश इन्वेजन का सेकंड पार्ट दैट मीन्स द बैटल ऑफ टराइन से। इसको प्रोनाउंस करने का तरीका बैटल ऑफ टैरियन या फिर बैटल ऑफ तराइन। तो मैं तराइन बोलूँगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि टैरियन की बात हो रही है। इन द फर्स्ट बैटल पृथ्वीराज inflicted a crushing defeat on मोहम्मद गौरी। फर्स्ट बैटल ऑफ टराइन जो हुआ उसमें दैट इज 1191 में। फर्स्ट बैटल ऑफ टराइन 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ टराइन। आपको डेट नहीं लर्न करनी है, बस केवल टॉपिक समझना है। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरह से हराया फर्स्ट बैटल ऑफ टराइन में। पृथ्वीराज took no effort to expel the गौरी फ्रॉम पंजाब। लेकिन सबसे बड़ी गलती ये हुई कि पृथ्वीराज ने उनको पंजाब से हटाने की कोशिश ही नहीं की, भगाने की कोशिश ही नहीं की। दिस प्रूव्ड टू बी अ ब्लंडर। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक थी पृथ्वीराज चौहान की। अगर उसी समय उसको पंजाब से भगा दिए होते या उसका मर्डर कर दिए होते तो फिर वो दोबारा अटैक नहीं करता। द फॉलोइंग ईयर दैट इज नेक्स्ट ईयर 1191 गौरी मार्च्ड बैक विद अ लार्ज आर्मी। वो बहुत बड़ी आर्मी लेकर फिर से वो अटैक किया। किस पे? ही हैड अ बेटर प्लान। पृथ्वीराज चौहान पे फिर से अटैक किया। अब की बार उसके पास क्या था? बढ़िया प्लान था, वेल प्रिपेयर्ड था वो। बेटर प्लान एंड वेल प्रिपेयर्ड। पृथ्वीराज चौहान अपील्ड टू ऑल द राजाज ऑफ नार्दर्न, राजाज मतलब किंगडम ऑफ नार्दर्न इंडिया फॉर देयर सपोर्ट टू ड्राइव अवे द एनिमी। उस पृथ्वीराज चौहान ने जब उसने अटैक किया फिर से 1192 सीई में, तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया कि नॉर्थ के जितने भी किंगडम थे, जितने भी राजाज थे, राजा मतलब किंगडम के जो किंग थे उनको राजा बोलते थे, सभी राजा को सपोर्ट करने के लिए इनवाइट किया कि आप हम लोग मिलकर लड़ें और इस एनिमी को यहाँ से हटा दें। ऑल एग्रीड बट द मोस्ट पावरफुल राजपूत रूलर। सभी लोग तो एग्री हो गए कि ठीक है चलिए लड़ते हैं। राजा जयचंद ऑफ कन्नौज स्टेड अवे फ्रॉम द कन्फिडरेसी। लेकिन जो सबसे पावरफुल राजा थे, राजपूत किंग, दैट इज राजा जयचंद ऑफ कन्नौज। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हम लोग ब्लू से मार्क कर सकते हैं। ऑल एग्रीड बट मोस्ट पावरफुल राजपूत रूलर दैट इज राजा जयचंद ऑफ कन्नौज स्टेड अवे फ्रॉम कन्फिडरेसी। कन्फिडरेसी का मतलब क्या होता है? तो कन्फिडरेसी का मतलब होता है ग्रुप मतलब कलेक्शन। उस कन्फिडरेसी में, उस राजाज के कलेक्शन में, उस राजाज के ग्रुप में राजा जयचंद ऑफ कन्नौज स्टेड अबे मतलब इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। द आर्मीज ऑफ बोथ द रूलर मेट एट टराइन। और दोनों साइड की आर्मी तराइन पे मिली वंस अगेन इन 1192 सीई इन द सेकेंड बैटल ऑफ टैरियन। मोहम्मद गौरी, ये जो ब्लू लाइन से ब्लू पॉइंट से जो आप हम मार्क कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको आपको चाहे लर्न करना है चाहे समझना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को डिफीट कर दिया, मतलब हरा दिया। द सेकेंड बैटल ऑफ टराइन प्रूव्ड टू बी अ टर्निंग पॉइंट। और यही टर्निंग पॉइंट हो गया क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है हमारा सल्तनत डायनेस्टी, लोदी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी। यहीं से सारी डायनेस्टी, मुस्लिम रूलर यहीं से यहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर दिए। इट इंडेड द राजपूत रूल इन नॉर्दर्न इंडिया। तो राजपूत रूल इन नॉर्दर्न इंडिया पे कैसे एंड हुआ? सेकेंड बैटल ऑफ टराइन से एंड हो गया। द कॉन्कर्ड एरियाज वर मेड इनटू प्रोविंस ऑफ गौरी एम्पायर।
और जो कॉन्कर्ड एरिया था, जो जीता था उन्होंने, वो गौरी एम्पायर के अंडर में आ गया। कुतुबुद्दीन ऐबक, वन ऑफ द मोहम्मद स्लेब एंड जनरल एंड बख्तियार खिलजी वर मेड इन चार्ज ऑफ द कॉन्करर टेरिटरी। जो मोहम्मद गौरी था वो तो खुद यहाँ पे रूल नहीं बना, बट उसका स्लेब था, जहाँ से हम लोगों की स्लेब डायनेस्टी शुरू होती है, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका एक स्लेब था। और बख्तियार खिलजी, उसको चार्ज दे दिया गया जितना भी जीता हुआ पार्ट था इंडिया का, वो सब कंट्रोल करने के लिए। किसको दिया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसने स्लेब डायनेस्टी की स्टार्टिंग की। और किसको जनरल उनका था मोहम्मद गौरी का, बख्तियार खिलजी, इनको इंचार्ज ऑफ द कॉन्कर टेरिटरी बना दिया गया। मोहम्मद गौरी इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया। मोहम्मद गौरी नोन एज, मोहम्मद गौरी को टर्किश रूल का फाउंडर माना जाता है इंडिया में। मोहम्मद गौरी इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ द टर्किश रूल इन इंडिया, बट हिज लॉन्ग absence फ्रॉम इंडिया रिजल्टेड इन डिसऑर्डर इन हिज इंडियन टेरिटरीज। क्योंकि ये फिर दोबारा आया नहीं, ये सारा वापस चला गया। और क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी को यहाँ पे इंचार्ज दे दिया गया, इंचार्ज बना दिया गया था जो कॉन्कर टेरिटरी थी इंडिया की। तो ये बहुत दिन तक जब वापस लौट कर नहीं आया, तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिसऑर्डर हो गया। डिसऑर्डर क्या हुआ वो देखते हैं। मोहम्मद गौरी वॉज किल्ड व्हेन ही वॉज क्रशिंग दीज रिवोल्ट्स। और मोहम्मद गौरी जब उस रिवोल्ट को दबाने के लिए, जो यहाँ पे डिसऑर्डर हुआ इंडिया में, उसको दबाने की कोशिश की गई, तभी वो मार दिया गया। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी, आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी, अ पावर स्ट्रगल स्टार्टेड एमंग हिज जनरल। जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई तो उसके जो जनरल थे उनके बीच में खुद किंग बनने के लिए लड़ाई होने लगी। पावर स्ट्रगल स्टार्टेड एमंग हिज जनरल एज ही हैड नो सन टू सक्सीड हिम। क्योंकि उसके कोई सन नहीं था, इसलिए उनके जनरल्स के बीच में ही लड़ाई होने लगी। इन इंडिया, कुतुबुद्दीन ऐबक डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ स्लेव डायनेस्टी। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। कुतुबुद्दीन ऐबक डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। महमूद ऑफ गजनी वर्सेस मोहम्मद गौरी, इन दोनों में डिफरेंस क्या था? ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है? देखिए, महमूद ऑफ गजनी वर्सेस मोहम्मद गौरी, दोनों में फ़र्क क्या था? तो जाहिर सी बात है, महमूद ऑफ गजनी जो था उसने टेम्पल्स को लूटा, सोमनाथ टेम्पल और इन सारे टेम्पलों को लूट कर वो यहाँ का जो भी जितना भी वेल्थ था, जिसको कि हम वार बूटी बोलते थे, वो सब लेकर चला गया। जबकि मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे कॉन्कर्ड की हुई टेरिटरी के लिए अपने जनरल को इंचार्ज किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी को। इट इज़ ट्रू दैट मोहम्मद गौरी वॉज नॉट अ टावरिंग अ मिलिट्री लीडर एज Mahmud of Ghazni, but he is regarded as the actual founder of Muslim rule or rules of Sultan in India. There are two reasons this. तो यहाँ पे important point क्या है? It is true that Muhammad Gauri was not a towering a military leader. वो कोई military leader नहीं था मोहम्मद गौरी, leader as Mahmud of Ghazni, जबकि महमूद ऑफ गजनी को क्या था? एक खुद जो है मिलिट्री लीडर था। बट ही रिगार्डेड एज, ही मतलब कौन? मोहम्मद गौरी, याद रखना, मोहम्मद गौरी रिगार्डेड एज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ द मुस्लिम रूल और रूल्स ऑफ सुल्तान इन इंडिया। उसने काम क्या किया? ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है मोहम्मद गौरी की। किसकी बात हो रही है?
मोहम्मद गौरी की बात हो रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गौरी की। तो ही एनेक्स्ड, उसने एनेक्स्ड किया, ही एनेक्स्ड द कानकरर टेरिटरी टू हिज एम्पायर, while Mahmud of Ghazni only looted and plundered the territories that he won। तो इसमें क्या दिक्कत थी कि जो महमूद ऑफ गजनी था, पहले ही बताया, उसने केवल लूटा और यहाँ से वेल्थ को लेकर चला गया, जबकि मोहम्मद गौरी ने कानकर्ड की हुई टेरिटरी को अपने एरिया में एनेक्स्ड कर लिया, अपने किंगडम में एनेक्स्ड कर लिया, मतलब मिला लिया। ही प्लान्ड टू बिल्ड एन एम्पायर, और उसने एक एम्पायर बनाने की, एम्पायर मतलब एक किंगडम बनाने की बनाया, प्लान किया। वाइल रिटर्निंग टू गौर ही असाइंड हिज जनरल, जब मोहम्मद गौरी अपने देश, अपने किंगडम गौर को लौटने लगा, तो उसने क्या किया, उसने अपने जनरल्स को ही असाइंड हिज जनरल टू कंप्लीट द रिमेनिंग कॉन्क्वेस्ट, और उसने अपने जनरल को अपॉइंट किया और कहा कि रिमेनिंग कॉन्क्वेस्ट आप देखिए। इन दिस वे ही मेड हिज कॉन्क्वेस्ट मोर परमानेंट, और इसी तरह से उसका जो कॉन्क्वेस्ट था वो मोर परमानेंट हो गया। अब हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये अगला पॉइंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्या है? देयर वर मेनी रीजन वाई इंडियन रूलर फेल अगेंस्ट द टर्क। फेल्योर ऑफ इंडियन रूलर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लैक ऑफ यूनिटी एमंग द इंडियन रूलर्स, ये बात हमने पहले भी देखी। क्या हुआ, जब पृथ्वीराज चौहान ने सबको इनवाइट किया, है ना, सबको इनवाइट किया कि भाई हमारी एक जो आर्मी है मोहम्मद गौरी, उसने अटैक किया है, तो सब लोग मिलकर एक कन्फेडरेसी बनाते हैं और उसमें आते हैं और सब लोग मिलकर इससे लड़ेंगे। सबने तो साथ दिया, बट जो सबसे पावरफुल किंगडम उस समय हुआ करता था, दैट इज़ कन्नौज, वहाँ के जो राजा थे, दैट इज़ किंग जयचंद, उसने मना कर दिया। मतलब कि हम आपकी कन्फेडरेसी में शामिल नहीं होंगे, हम आपके ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, हम नहीं लड़ेंगे। अगर वो भी मिल जाता तो शायद मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान फिर से हरा देते। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, लैक ऑफ यूनिटी एमंग द इंडियन रूलर। पृथ्वीराज चौहान एंड जयचंद वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दैट टाइम। दे फेल टू यूनाइट अगेंस्ट द फॉरेन एनिमी। नंबर सेकंड पॉइंट, वीकनेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कास्ट। इंडियन सोसाइटी डिफरेंट कास्ट में डिवाइड थी। देयर वाज हेटेड एंड डिसरिस्पेक्ट एमंग द कास्ट। यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम था उसी में हेट्रेड थी, डिसरिस्पेक्ट था, एक दूसरे से एबव सब लोग अपने आप को शो करते थे। दिस स्टॉप्ड पीपल फ्रॉम यूनाइटिंग अगेंस्ट द कॉमन काज। कॉमन काज के अगेंस्ट में यूनाइट नहीं हो सके। क्यों नहीं यूनाइट हो सके? क्योंकि इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कास्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फॉल्टी पॉलिटिकल सिस्टम, नंबर थर्ड पॉइंट, फॉल्टी पॉलिटिकल सिस्टम भी यहाँ का सही नहीं था। देयर वर सेवरल स्मॉल चीफ, दे मेंटेन्ड आर्मीज फॉर द किंग। दिस टाइप ऑफ मिलिट्री लैक्ड कोऑर्डिनेशन एंड प्रूव्ड लेस इफेक्टिव। इन्फीरियर मिलिट्री, हाँ, फॉल्टी पॉलिटिकल सिस्टम, देयर वर सेवरल स्मॉल चीफ्स, they maintained army for the king. This type of military lacked coordination. यहाँ की मिलिट्री में कोऑर्डिनेशन ढंग का नहीं था। inferior military art of Indian ruler. inferior military art of Indian ruler. The Indian army relied on slow moving elephants. जो मोस्ट कॉमन का, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज जो है वो यही है। क्या है कि द इंडियन आर्मी रिलाइड ऑन स्लो मूविंग एलिफेंट। इंडियन आर्मी एलिफेंट पे रिलाइड थी, जबकि द टर्क हैड फास्ट मूविंग हॉर्स। जबकि तुर्क लोगों के पास फास्ट मूविंग हॉर्सेस थे और इंडियन आर्मी जो है वो एलिफेंट पे रिलाइड थी। एलिफेंट तो स्लो चलेगा ही, जाहिर सी बात है।
फिर हम आते हैं इम्पैक्ट ऑफ टर्किश इन्वेजन। टर्किश इन्वेजन का इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दीज इन्वेजन स्टार्टेड द मुस्लिम रूल इन इंडिया। इस इन्वेजन से इंडिया में मुस्लिम रूल जो है स्टार्ट हो गया। हालांकि जो फर्स्ट मुस्लिम अटैक था वो किसका था, जो फर्स्ट मुस्लिम अटैक था वो किसका था, आप लोग बताएंगे। दीज इन्वेजन स्टार्टेड द मुस्लिम रूल इन इंडिया। द न्यू रूलिंग क्लास फॉलोड द रिलीजन कॉल्ड इस्लाम एंड प्रोपोगेटेड इट द सब्सिक्वेंट ईयर। दीज इन्वेजन, अब इम्पैक्ट ऑफ टर्किश इन्वेजन, इसके कोई 3 पॉइंट आप याद कर लीजिए। दीज इन्वेजन स्टार्टेड द मुस्लिम रूल इन इंडिया, नंबर फर्स्ट, और कोई छोटा सा ये पॉइंट याद कर लीजिए। बिसाइड्स द इन्वेजन ओपनड अप द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फॉर माइग्रेशन। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में माइग्रेशन स्टार्ट हो गया। माइग्रेशन का मतलब होता है लोगों का इस कंट्री से उस कंट्री में आना जाना। The new ruling class followed the religion called Islam, propagated its subsequent year. जो नया रूलिंग क्लास था उसने इस्लाम का प्रचार किया और उसको प्रोपोगेट किया। उस साल, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इस्लाम को प्रोपोगेट किया गया। प्रोपोगेट का मतलब फैलाया गया, लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम एक्सेप्ट किया। दीज इन्वेडर्स आल्सो ब्राट इस्लामिक अरबिक कल्चर एंड कस्टम। ये छोटा पॉइंट है, इसको लर्न कर सकते हैं। इन्हीं इन्वेडर्स की वजह से यहाँ पे एक नया कल्चर डेवलप हुआ जिसको हम कहते हैं इस्लामिक अरेबिक कल्चर एंड कस्टम। द न्यू कल्चर एंड कस्टम इंटरमिगल्ड। द न्यू कल्चर एंड कस्टम इंटरमिगल्ड। इंटरमिगल्ड क्या होता है, इसको इंटरमिगल्ड का मतलब क्या होता है, आपस में मिला हुआ। इंटरमिगल्ड का मतलब क्या होता है, आपस में मिला हुआ। द न्यू कल्चर एंड कस्टम इंटरमिगल्ड विद द ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। जो इन्वेडर्स नया कल्चर लेकर आए वो आपस में मिल गया, मतलब पुराने इंडियन कल्चर में इन्वेडर्स का न्यू कल्चर आपस में मिल गया। दिस गेव राइजेस टू अ कंपोजिट कल्चर, और इसी की वजह से इंडिया में एक कंपोजिट कल्चर डेवलप हुआ। पीपल केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स एंड सोल्जर्स इन लार्ज नंबर्स। पीपल केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स एंड सोल्जर्स इन लार्ज नंबर। इंडिया में बहुत से लोग, बहुत ज़्यादा संख्या में ट्रेडर्स मतलब ट्रेड करने, बिजनेस करने आए, और ग्रेजुअली दे अडेप्टेड द इंडियन वे ऑफ लाइफ। और क्या किया उन्होंने, इंडियन लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट कर लिया। तो ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस क्या है, टिक द करेक्ट आंसर। वन द फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन, बताओ भाई कौन जीता था, तो ये जीते थे फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन मोहम्मद गौरी। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ स्लेव डायनेस्टी, तो जानते हैं आप लोग, अभी हमने डिस्कस किया, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आता है मैच द फॉलोइंग, तो वो आपका ऊपर डाटा दिया हुआ है, लेकिन देखिए जो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन 1191 में, इसको ऐसे मैच करवा दीजिए। सेकंड बैटल ऑफ ट्राइन 1192 में, इसको ऐसे मैच करवा दीजिए। महमूद अटैक सोमनाथ टेम्पल, कब उसने अटैक किया था, तो उसने अटैक किया था 1026 में। महमूद बिकेम सुल्तान ऑफ गजनी, तो एक ही बचा है, दैट इज 998। अब एक हम यहाँ पे टेल पढ़ेंगे, पॉपुलर टेल अबाउट पृथ्वीराज चौहान। दैट इज़, इस टेल के बारे में हमें पता कैसे चला, तो इस टेल के बारे में हमें पता चला, एक उनके कोर्ट पोएट हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान के, जिनका नाम था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने लिखा है, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, बस एक कहानी है छोटी सी, इसको आप सुन लीजिए बस, इसको रटना नहीं है ना, ये क्वेश्चन ना ये आपके पेपर में आएगा। तो हुआ क्या था कि जो इनके कोर्ट पोएट थे चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। वहीं पे ये एक टेल गिवन है और उसके बारे में हमको जानना है कि क्या हुआ था। वह ये था कि अब इसको पढ़ने से बेटर है मैं आपको प्योर स्टोरी सुना दूं, क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है। आप लोग आप घर पे इसको एक बार रीड कर लेना है बस, कुछ इसमें कुछ पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको रीड कर लेना है। टेल था क्या, टेल था ये कि
कि जब मोहम्मद गौरी सेकंड बैटल ऑफ ट्राइन जीता तो उसने पृथ्वीराज चौहान को कैप्चर कर लिया और उसकी दोनों आंखें फोड़ दी, उसमें शीशा पिघला दिया, शीशा पिघला के डाल दिया आँखों में। और फिर एक दिन मोहम्मद गौरी अपने सिंहासन पे, अपने थ्रोन पे बैठे हुए थे और चंद्रबरदाई ने ये बोला उनसे, मोहम्मद गौरी से, कि हमारे जो किंग हैं वो शब्द सुन के बाण चलाते हैं, मतलब शब्द भेदी बाण। शब्द भेदी बाण मतलब आप आवाज़ सुन के वो एरो चला देते हो, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट पे हिट करता है। बोले ठीक है, क्या ऐसा है तो बुलाओ फिर पृथ्वीराज को। पृथ्वीराज को बुलाया गया और फिर हुआ ये कि उन्होंने कुछ अपने मुंह से बोला कि शुरू किया जाए, और इतने में ही चंद्रबरदाई ने उनको एक पोएम रिसाइट करी, एक पोएम बोली, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रणाम, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। वो आवाज़ सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को एरो मारी और वो वहीं पे मर गया। तो ये एक टेल है। देखो उन्होंने कहा क्या था, हाँ, शब्द भेदी बाण, शब्द भेदी बाण, इसको रेड से, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। शब्द भेदी बाण, हिटिंग द टारगेट बाय जस्ट हेयरिंग द साउंड, he convinced Gauri to organize an archery competition to test the skill. During the archery competition, चंद्रबरदाई recite a poem, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है चूको मत चौहान। It means in English that 4 bamboo length in front, मतलब 4 bamboo length में तुम्हारे सामने है, then 24 hand एंड 8 फिंगर इन हाइट, 24 हैंड मतलब 24 हाथ, एंड 8 फिंगर एंड 8 अंगुल इन हाइट में ऊपर है, द सुल्तान इज सिटिंग, सुल्तान ऊपर बैठा है, डोंट मिस हिम चौहान, उसको मिस मत करो चौहान। व्हेन गौरी साउटेड द ऑर्डर शूट, जब गौरी ने शूट बोला, पृथ्वीराज टर्न द डायरेक्शन ऑफ द एरो टुवर्ड द साउंड, इट हिट द थ्रोट ऑफ द गौरी, और वो वहीं पे मर गया। ठीक है, इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ड इसको आप लोग रीड कर लेंगे। फिर ये है कुछ क्वेश्चन आंसर, इसको हम करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका कलेक्शन पार्ट 3 में हम इंक्लूड करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको रटनी है और क्या क्या चीज़ें आपको जाननी है। दिस इज़ द पार्ट 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्यूशन टीचर।